जी बना सबका। बस चार्ज देखो कहां पर क्या क्रिएट हो रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। टोटल चार्ज जितना है उतना आपके बराबर कर दो। S1 और S2 सबको क्लियर हुआ? क्यू जीरो और क्यू कैसे हुआ? देखो S1 ये जो चार्ज तुमने क्यू दिया अंदर वाले स्फीयर को, वो एग्जैक्टली चार्ज रिसाइड कहां करेगा? आउटर सरफेस पे। आउटर सरफेस पे क्यू, और आउटर सरफेस कौन सा है? S2 है। S1 पे कोई चार्ज नहीं हुआ, S1 पे जीरो और S2 पे क्यू। S3 की अगर बात, अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर S1 क्यू है तो दूसरे वाले स्फीयर के इनर सरफेस पे कितना क्रिएट होगा? माइनस क्यू। अरे दूसरे वाले सरफेस के इनर सरफेस पे कितना होगा? माइनस क्यू। माइनस क्यू, समझ लो इस बात को। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस क्यू है। मान लो अब आउटर सरफेस पे चार्ज हमने Q1 माना, तो माइनस क्यू प्लस Q1 इज इक्वल टू, पहले से उस पर चार्ज कितना है? 2Q। कितना है? 2Q। तो Q1 कितना हो गया? Q1 कितना हो गया? 2Q, और उधर जाएगा 3Q। ये सरफेस कितना पे हो गया? सरफेस 4 पर। ठीक है, अब सरफेस 4 पर कितना है? -3Q। कितना है? ये 3Q। तो सरफेस 5 पर कितना हो जाएगा? -3Q। तो सरफेस 5 पर कितना हो गया? सरफेस 5 पर कितना हो गया? सरफेस 5 पर, चूंकि सरफेस 4 पर कितना है? 3Q, और सरफेस 4 के जस्ट अपोजिट वाला सरफेस कितना है? सरफेस 5। तो सरफेस 5 पर क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो इक्वल एंड अपोजिट में कितना हो जाएगा? ये सरफेस 5 पे -3Q। अब देखो, मान लो सरफेस 6 पर अब टोटल चार्ज हो गया Q2। तो Q2 कैसे हो जाएगा? Q2 जोड़ प्लस S5 तो S6, एक सरफेस आउटर है, एक सरफेस इनर है। तो सरफेस 5 पर कितना मैंने कैलकुलेट किया? -3Q, और टोटल चार्ज उस पर ऑलरेडी पहले से कितना था? 3Q। ये कितना हो जाएगा? Q2 बराबर -3Q, उधर जाएगा +3Q, तो ये 6Q। ये चार्ज कितना पे आया? सरफेस 6 पर। इस चीज को पहले सब लोग अच्छे से समझो, तब फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि ये सब चीज बेसिक है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तब फिर तुमको दिक्कत होगा आगे इंडक्शन प्रॉब्लम बनाने में, चार्ज इंड्यूस चार्ज का प्रॉब्लम बनाने में। फिर से एक बार समझो, S1 पर चार्ज नहीं होगा। क्यों? जो भी चार्ज हम इस स्फीयर को देंगे वो सब का सब आगे आउटर सरफेस पे लाई करेगा। आउटर सरफेस पर क्यू हुआ, इस आउटर सरफेस के जस्ट अपोजिट वाला साइड S3 है, सरफेस S3 है, तो यहाँ पर Q है, तो यहाँ पर कितना होगा? -Q। अब इस ये -Q हो गया। अब इस वाले के आउटर सरफेस पर पहले से चार्ज 2Q है। तो अब देखो 2Q है, तो मान लिया इंडक्शन के बाद उस पर चार्ज कितना हो गया? Q1। तो Q1 प्लस Q बराबर कितना हो गया? Q1 प्लस -Q1, ये वाला -Q बराबर कितना हो गया? 2Q। जब Q1 वैल्यू निकाला तो कितना हो गया? -Q और प्लस 2Q, कितना हो गया? 3Q। यानी कि इस सरफेस पे, यानी सरफेस 4 पर तुमको कितना आया? 3Q चार्ज आया। अब सरफेस 4 से अपोजिट सरफेस कौन सा है? S5। तो S5 पर कितना आ जाएगा? -3Q। इंडक्शन अपोजिट होगा, और बाहर वाले सरफेस पर पहले से 3Q है, यहाँ -3Q है, तो इसकी वजह कर इस सरफेस पर कितना होगा? +3Q, और पहले से इस सरफेस पर +3Q है, यानी कि S6 पर कितना चार्ज आएगा? Q 3Q + 3Q 6। अरे क्लियर है कि ऊपर से क्या? हाँ सर, क्लियर है। क्लियर होना चाहिए ये सब। ये थोड़ा सा मेहनत करोगे सब बात समझ में आने लगेगी कि इंड्यूस चार्ज जो सरफेस, जो अपोजिट सरफेस होता है, यानी फेसिंग सरफेस पर हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है। फेसिंग सरफेस पर हमेशा चार्ज इक्वल एंड अपोजिट आता है। कोई भी फेसिंग सरफेस ले लो तुम, S2 और S3। S2 पर कितना है? Q, तो S3 पर कितना है? -Q। S4 और S5, S4 पर कितना है? 3Q। S4 पर कितना है? 3Q। तो S5 पर कितना है? -3Q। फेसिंग सरफेस ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। अगर लिखना है तो लिख सकते हैं इस बात को,
if facing surface always have equal and opposite charges. Facing surface always have equal and opposite charges. जो सरफेस आपस में फेस करते हैं उस पर चार्जेस हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा. फेसिंग सरफेस ऑलवेज हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. ठीक है, चलो इसी पर एक और प्रॉब्लम करते हैं. ये ए है और ये ए है और ये इनर वाले चार्ज स्फीयर को कितना दिया गया Q1 और बाहर वाले को कितना दिया गया Q2. पहले डायग्राम बनाओ उसके बाद फिर क्वेश्चन लिखो. Find the potential difference between two conducting sphere. Find the potential difference between two conducting sphere. Find the potential difference between two conducting sphere. सबसे पहले तुमको कंडक्टिंग स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने से पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 और दूसरा टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व होता है. तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, यहाँ पर हमने होलो स्फीयर दिया है, कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है. कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है तो हम ये जानते हैं कि फेसिंग सरफेस पर चार्ज इक्वल एंड अपोजिट होता है. उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग आउटर सरफेस पे निकाल लेंगे. तो इनर सरफेस पे कितना चार्ज हो जाएगा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, सब लोग बोलो. यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्लस Q1 है तो इनर सरफेस पे कितना होगा चार्ज, माइनस Q1. ये Q1 है तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस Q1 होगा. माइनस Q1 होगा. ठीक है, मान लो फाइनली अब चार्ज आउटर सरफेस पर Q आता है तो टोटल चार्ज जोड़ करके कितना होगा आउटर सरफेस पर Q2 के बराबर. Q माइनस Q1 बराबर Q2. तो Q बराबर कितना आ गया, Q1 प्लस Q2. मीन्स इंडक्शन के बाद, ये देखो अगर इंडक्शन के बाद अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम बना देते हैं. फिर से इंडक्शन के बाद कितना हो गया, इनर सरफेस पे ये कितना था Q1 था, ये कितना हो गया माइनस Q1 और ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2. अब बताइए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का. इस तरह का भी क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में करवा चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस दोनों स्फीयर के बीच का कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस ये समझ में आया. सबसे पहले ये जो तुमने चार्ज दिया वो चार्ज वैसा स्टैटिक नहीं रह पाएगा, वो तुरंत रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा. मींस चार्ज का इंडक्शन होगा. चार्ज का इंडक्शन फेसिंग सरफेस पे अपोजिट चार्जेस Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1 होगा. और मान लिया कि फाइनली आउटर सरफेस पर Q चार्ज आया तो इन दोनों चार्ज को जोड़ करके कितना के बराबर होना चाहिए, Q2 के बराबर होना चाहिए. तो आउटर सरफेस पे फाइनली चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2. ये मल्टी क्वेश्चंस का एक पार्ट कह लो कि ये तुमको डिस्ट्रीब्यूशन पहले है उसके बाद सिर्फ पोटेंशियल लिखना है. अब बताओ पोटेंशियल कैसे लिखेंगे. मान लो ये वाला सरफेस 1 है और ये वाला स्फीयर 2 है तो V1 पहले बताओ, V1 कितना होगा, रेडियस भी तुमको मेंशन किया हुआ है. सबसे पहले ये बता दो तुम लोग कि स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है. ये डेराइव किया था फॉर्मूला, ये डेराइव किया था इंद्रनील विश्वास. नहीं है क्या क्लास में, इंद्रनील विश्वास नहीं है. चलो बताओ, कोई दूसरे लोग बताओ स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है, स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है जी. आवाज नहीं जा रही है क्या मेरी किसी को. हेलो. हाँ सर. अरे बताओ ना, तो जा रही है तो बताओ स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है. पलट के देखो कॉपी जहाँ पे नोट्स लिखे हो. हाँ सर एक सेकंड. उज्जवल बताओ पोटेंशियल KQ बाय R.
सही, के क्यू बाई आर। अब के क्यू बाई आर पोटेंशियल हॉलो स्फीयर का, हॉलो नॉन कंडक्टिंग का, हॉलो कंडक्टिंग का और कंडक्टिंग स्फीयर का, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है के क्यू बाई आर। इनसाइड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और आउटसाइड क्या होगा, के क्यू बाई आर। अब जैसे देखो, हमको लिखना है V1, इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखना है। तो इस स्फीयर का पोटेंशियल लिखने के लिए हमको तीन चार्जेस से इस पर पोटेंशियल बन रहा है। एक तो इसका अपना चार्ज Q1, दूसरा ये माइनस Q1, इसकी वजह कर इस पर कितना पोटेंशियल, और तीसरा Q1 प्लस Q2 की वजह कर इस पर पोटेंशियल। हमको ये मालूम है कि अगर सरफेस का पोटेंशियल लिखना है तो के क्यू बाई आर होता है, रेडियस। और अगर सरफेस के अंदर लिखना है तो सरफेस के अंदर पोटेंशियल सेम होता है, और वो कितना के बराबर होता है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर। तो सबसे पहले V1 लिखेंगे, तो V1 किसकी किसकी वजह कर, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस Q2। ये चीज सबको क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस Q2। क्यों, यहाँ पर एक Q1 है, एक माइनस Q1 है और एक तीसरा Q1 प्लस Q2 है। अब पोटेंशियल ड्यू टू Q1 ये कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर वाले स्फीयर के सरफेस पर। तो इसका कितना हो जाएगा, के Q1 बाई ए। रेडियस कितना है, इस स्फीयर का ए है। दूसरा ये वाला जो माइनस Q1 है, ये एग्जैक्टली बाहर वाले स्फीयर के इनर सरफेस पर चार्ज है। तो बाहर वाले के चार्जेस के इनर सरफेस की वजह कर पोटेंशियल इस सरफेस पे क्या होगा, जो कि ये बड़े वाले स्फीयर के अंदर लाई कर रहा है। तो इस बड़े वाले स्फीयर के चार्जेस की वजह कर अंदर में सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, हमने जहां पर पोटेंशियल पढ़ाया था वहां पर ये मेंशन कराया था कि जहां पर पोटेंशियल हम लिखेंगे तो चार्ज विद नेचर लिखेंगे, चार्ज विद साइन लिखेंगे। ये माइनस है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस के Q1 बाई ए या बी। यहाँ पर बताओ ए लिखे या बी लिखे, क्योंकि हम बड़े वाले स्फीयर की वजह कर लिख रहे हैं तो ये रेडियस छोटा वाला नहीं बढ़ के बड़ा वाला होगा, ठीक है। प्लस तीसरा क्या है, ये वाला चार्ज, ये वाले चार्ज से कितना हो जाएगा, के Q1 प्लस Q2 बाई रेडियस कितना है बी। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, के Q1 बाई बी प्लस के Q1 बाई बी कैंसिल आउट, बचेगा कितना, के Q1 बाई ए, और यहां से बचेगा कितना, प्लस के Q2 बाई बी। चलो एक मिल गया हमको, कहाँ का पोटेंशियल मिला, V1 मिला। V2 उसी तरह से निकालो, V2 कितना हो जाएगा, V2 निकालो। V2 किसकी किसकी वजह कर, फिर से वही VQ1, फिर से वही V माइनस Q1, फिर से वही VQ1 प्लस Q2। अरे ये क्लियर हो रहा है सबको, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। Q1 की वजह कर पोटेंशियल कहाँ बताना है, आउटर स्फीयर पे। इस Q1 की वजह का पोटेंशियल कहाँ बताना है, आउटर स्फीयर पे, यानी KQ अपॉन R। ये कितना हो जाएगा, KQ1, और R का वैल्यू कितना है यहाँ से यहाँ तक, बी B है, B लिख दिया। उसी तरह से माइनस Q1 का कितना हो जाएगा, माइनस KQ1 अपॉन B, प्लस फिर ये बाहर वाले चीज से कितना हो जाएगा, KQ1 प्लस Q2 बाई B। अब इसमें कौन कौन सा कैंसिल आउट हो गया, ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, के Q1 प्लस Q2 टू बाई बाई बी। अब हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम कहां पर निकाल दें इसको, ऊपर में निकाल देते हैं इसको मिटा करके। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, देखो KQ1 बाई A प्लस KQ2 बाई B, ये हो गया माइनस, ब्रैकेट क्या दिए थे, स्पेस ज्यादा चाहिए, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस KQ1 बाई B, और फिर ये भी माइनस हो जाएगा इस माइनस की वजह से KQ2 बाई B। देखो ये KQ2 बाई B, ये KQ2 बाई B, बचा कितना, ये हो गया कितना, KQ1, ये KQ1 अंदर बचा कितना, 1 अपॉन A, ये वाला माइनस 1 अपॉन,
ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये एक प्रॉपर्टी भी है। पहले इतना तुम लोग कर लो, उसके बाद फिर इस प्रॉपर्टी को बता देंगे। ये प्रॉपर्टी भी है कि पोटेंशियल डिफरेंस, दो स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस आउटर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पर देखो, दोनों स्फीयर का पोटेंशियल डिफरेंस किस पर डिपेंड कर रहा है? इनर सरफेस के चार्ज पर। मान लिया जाए, ये क्वेश्चन एक बार पूछे हुआ है जेई में, कि बाहर वाले चार्ज को उसने चेंज कर दिया, ठीक है, बाहर वाले चार्ज को उसने चेंज कर दिया और पूछा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, अब कितना होगा। पहले 5 कूलम मान लिया दिया, फिर 10 कूलम इसको दे दिया, तो अब बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया। चूंकि आउटर सरफेस वाले चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस लाई नहीं करता है, इसलिए बाहर वाले चार्ज पर हम 10 कूलम दे, 40 कूलम दे, 50 कूलम दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड किस पर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनर सरफेस पे डिपेंड करता है। इसको उतार लो, तो उसके बाद एक नोट करके हल्ला नहीं करो। सब लोग उतारे, समझ के उतारना पूरा। पहले इसमें क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद पोटेंशियल निकालना है अलग अलग दोनों स्फीयर का, और उसके बाद फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है। हो गया क्या? अरे सबको ये क्लियर हुआ है पूरा? हाँ सर। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा सारे लोगों को, ऐसे बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, ये बात जान लो। जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। उन्हीं सब प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे तो तुमको आने वाला या फिर प्रीवियस ईयर का जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है उसको तुम बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। मिटा दें इसको? हाँ सर। सबसे पहले इसमें क्या किया मैंने? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया। चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर मैंने दोनों स्फीयर का पोटेंशियल निकाला सेपरेट सेपरेट। उसके बाद फिर क्या देखा मैंने कि जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस आउटर सरफेस के चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो लिख लो, इस बात को नोट करके लिख लो। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्फेरिकल शेल, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ स्फेरिकल शेल does not depend on the does not depend on the charge, does not depend on the charge of outer, does not depend on the charge of outer conductor, does not depend on the charge of outer conductor, बाहर वाले कंडक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे अगर इसका एग्जांपल देखा जाए, सबने लिखा? हाँ सर। ठीक है। अब जैसे तुमसे हमने ये क्वेश्चन किया कि एक स्फीयर लिया, एक आउटर स्फीयर ले लिया, ठीक है, अभी इसका Q1 था और इसका Q2 था, या फिर मान लो ये 5 कूलम चार्ज था और ये 10 कूलम चार्ज था, ये स्फीयर 1 ये स्फीयर 2, ठीक है, ये पहला। उसके बाद फिर हमने क्या किया? सेम
कंडक्टर लिया, लेकिन अब हमने क्या किया, सेम कंडक्टर लिया हमने, यहाँ पर वंस अगेन 5 कूलम चार्ज, ये रेडियस ए, ये रेडियस ए नहीं मान लो, 1 मीटर मान लो, और ये रेडियस 2 मीटर मान लो, ये रेडियस 1 मीटर और ये रेडियस 2 मीटर। अब यहाँ पर चार्ज हमने इसको क्या किया, 20 कूलम कर दिया। ठीक है, ऑप्शन 1 V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये फिगर 1 और ये फिगर 2 मान लो। ऑप्शन ए में क्या दें, V1 माइनस V2 बराबर रिमेन सेम, अनचेंज। ऐसे कर लो, फाइंड मत करो, ऐसे करो, V1 माइनस V2 बराबर व्हाट। ऑप्शन ए इंक्रीजेस, ऑप्शन बी डिक्रीजेस, ऑप्शन सी अनचेंज, और ऑप्शन डी नन। बताओ, ये ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन मैंने मतलब एक जेई का सेम टाइप का क्वेश्चन, डाटा मेरे को याद नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था कि अंदर वाले चार्ज को उसने चेंज नहीं किया, बाहर वाले चार्ज को उसने चेंज कर दिया, उसके बाद फिर दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी इससे बड़ा होगा ये, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, दोनों में अनचेंज होगा, या फिर दोनों सेम रहेगा। तो अभी जो हमने तुमको थ्योरी बताया, थ्योरी में डिफरेंस जब हमने निकाला तो डिफरेंस पता ये चला कि बाहर वाले चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ इनर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। तो V1 माइनस V2 अनचेंज होगा, क्यों, क्योंकि 5 कूलम यहाँ भी है और 5 कूलम यहाँ भी है, रेडियस दोनों स्फीयर का सेम है, सिर्फ चेंजेस बाहर वाले चार्जेस पर आए हैं। तो बाहर वाले चार्जेस को हम जितना भी चेंज कर लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, रिमेन्स अनचेंज। अरे क्लियर है सबको? हाँ सर, बट चलो एक क्वेश्चन और हम इसी टाइप का दे रहे हैं, सही करके दिखाना। मिटा दे इसको, रुक जाइए सर। हो गया क्या? लिखना, क्वेश्चन बोले क्या? हेलो, हाँ सर, हाँ क्वेश्चन लिखना। ओके, चार्ज, क्वेश्चन लिखना, चार्ज ऑन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a, चार्ज ऑन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a charge on solid conducting sphere of radius a is q and charge on thick hollow conducting sphere and charge on thick hollow conducting sphere and charge on thick hollow conducting sphere is 2q and charge on thick hollow conducting sphere is 2q as shown in the figure, as shown in the
फिगर एज शोन इन दी फिगर। ये तुम्हारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये तुम्हारा कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है। ठीक है, ये रेडियस तुम्हारा 2a है और ये रेडियस तुम्हारा 3a है। As shown in figure, find potential difference between sphere। क्या निकालना है? Find potential difference between sphere। Find potential difference between sphere। दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तुमको क्या करना होगा, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी निकालने के लिए तुमको बता दिया मैंने, फेसिंग सरफेस पे क्या होगा, चार्जेस इक्वल होंगे, ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे, और उसके बाद फिर आउटर सरफेस पे कितना होगा वो देखो। मयूरेश पाठक समझ में आ रहा है जी? पाठक, मयूरेश पाठक। हाँ सर। हाँ तो बनाओ इस सवाल को। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ सब लोग। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। मान लो अगर हम सरफेस का नाम दे दें, सरफेस दे देते हैं नाम, सरफेस का नाम दे देते हैं। ये तुम्हारा S1 है, ये तुम्हारा S2 है और ये तुम्हारा S3 है। श्रेया, नरेश, आर्निश पाल, सब लोग बताओ। सरफेस पे चार्ज बता दो सिर्फ सब लोग। S1 कितना होगा, S2 कितना होगा और S3 कितना होगा? आवाज जा रही है मेरी? साक्षी सुमाना दास, अरे बात, आवाज जा रही है मेरी सबको? हेलो, आवाज जा रही है सबको? मयूरेश, आवाज जा रहा है मेरा? सर। हाँ सर। हाँ तो बताओ ना, सरफेस पे चार्ज बताओ ना, तीनों सरफेस पे। तीनों सरफेस पे चार्ज बताओ कितना होगा? +q -q 3q। कितना बोले? सरफेस 1 पर कितना? +q। प्लस क्यू। सरफेस 2 फेसिंग Minus सरफेस है तो माइनस क्यू हो जाएगा। फिर अब 3q। यहाँ पे माइनस क्यू आया है तो इसकी वजह कर आउटर सरफेस पे कितना? प्लस क्यू, और पहले से 2 क्यू प्रेजेंट है तो 2 क्यू और प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 3 क्यू। समझो इस बात को। ये वाला सरफेस पे पहले से क्यू चार्ज दिया गया तो वो सरफेस 1 माना है तो सरफेस 1 पे चार्ज क्यू हो गया। सरफेस 1 और सरफेस 2 फेसिंग सरफेसेस है तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप होगा, तो वहां पे कितना है? माइनस क्यू। अब जब यहाँ पे माइनस क्यू आ गया है, जब यहाँ पे माइनस क्यू आया तो यहाँ पे कितना आएगा? प्लस क्यू, और पहले से ऑलरेडी 2 क्यू प्रेजेंट है तो टोटल कितना हो गया? 3 क्यू। टोटल कितना हो गया? 3 क्यू। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो ये वाला स्फीयर 1 मान लो, बाहर वाला स्फीयर 2 मान लो। तो V1 पहले, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तुमको लिखना है तो V1 पहले लिख लो।
V1 कितना होगा, V1 मीन्स अंदर वाले सरफेस पर चार्ज पोटेंशियल किसके किसकी वजह कर, VQ प्लस V माइनस Q प्लस V3Q, ठीक है ना। V कितना हो जाएगा 3Q, 3Q क्यों, दोनों जोड़ करके 3Q हो जाएगा, ये प्लस Q ये 2Q, प्लस Q 2Q 3Q। VQ का वैल्यू बताओ, अभी पोटेंशियल बताया कि स्फीयर के थ्रू पोटेंशियल कितना होता है, KQ अपॉन R। तो KQ अपॉन R, ये वाला Q किस पर है लाई, ये वाले पर, और इसी सरफेस पे हमको क्या निकालना है, स्फीयर पोटेंशियल निकालना है। तो ये कितना हो गया KQ अपॉन A प्लस ये वाला कितना हो जाएगा माइनस Q, कितना दूरी पर है, रेडियस 2a पर है, तो माइनस कर देते हैं क्योंकि साइन के साथ लिखना पड़ता है, माइनस KQ बाई 2a प्लस R कितना है 3Q, तो K इंटू 3Q डिवाइडेड बाई कितना डिस्टेंस है, रेडियस, 3a, रेडियस बताओ 3a, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा KQ बाई A माइनस KQ बाई 2a प्लस KQ बाई A, ये कितना हो गया, जोड़ करके बता दो कितना हो जाएगा, ये 2KQ, बताओ कितना हो जाएगा, ये 2KQ में से आधा KQ चला गया तो कितना बचा 3KQ बाई 2a। अरे ये KQ बाई ये KQ बाई ये कितना हो गया, 2 हो गया, और ये आधा, तो 2 में से आधा बचे जाएगा तो कितना बचेगा 1.5, 3/2। V2 बताओ, V2 बताओ, V2 मीन्स यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितने चार्जेस की वजह का पोटेंशियल आएगा, 3 चार्जेस की वजह का, VQ प्लस V माइनस Q प्लस V3Q। VQ का, इस Q का डिस्टेंस कितना है, आउटर सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो 3a है, तो मीन्स कितना हो जाएगा KQ बाई 3a प्लस ये माइनस Q का भी कितना हो जाएगा KQ बाई 3a, लेकिन यहाँ पे माइनस के साथ, प्लस इस 3Q का कितना हो जाएगा, ये देखो K इंटू 3Q बाई डिस्टेंस 3a, वंस अगेन ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, तो ये कितना बचा KQ बाई A। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा 3/2 KQ बाई A माइनस KQ बाई A, कितना हो गया, 1.5 में से 1 चला गया, बचेगा कितना आधा, KQ बाई 2a। सब लोग पहले इस सवाल को अच्छे से देखो, नहीं समझ में आया पूछो, क्योंकि ये वही सब क्वेश्चंस है जो तुमको आगे कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछेगा। सर, हाँ जी, सर थोड़ा सा डाउट है। क्या बोली, सर डाउट है थोड़ा सा, कहाँ पर बताओ, इसमें नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में, प्लीज बता दीजिए प्लीज। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या हुआ, क्या दिक्कत है उसमें, वो थोड़ा सा मतलब बस थोड़ा सा समझ में आया। पढ़ी क्या हो ये बताओ ना, उसमें क्या पढ़ी क्या तो पढ़ मैंने, ली, थोड़ा सम नहीं बन रहा सर, बस थोड़ा सा बता दीजिए। तुमने किया क्या है इसमें, एनर्जी स्टोर्ड में किया क्या है ये बताओ ना। बस हाफ उसका, एप्सिलॉन ई स्क्वायर कैसे निकाली हो, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर निकाली हो ना, हाँ सर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर वो तो फॉर्मूला है डेंसिटी, वो, सर वो तो एनर्जी एनर्जी डेंसिटी हो गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन ई हाँ स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी हो गया, तो एनर्जी डेंसिटी मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है ना जी। एनर्जी हाँ उसका उसी फॉर्मूला को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगी तो तुमको एनर्जी निकल जाएगा। वैसे क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। तुम नहीं हमको मैं जो बस
सुनो ना, जो तुमको प्रॉब्लम है ना जहाँ पे डेरिवेशन है, वो उसका फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप कर दो। अरे डेरिवेशन भी हो गया, मैं बोल रही हूँ कि उससे हो जाएगा लेकिन सम नहीं सॉल्व हो रहा है। तो जो सम नहीं हो रहा वो सेंड करो मेरे को, ठीक है जो सम अभी सॉल्व नहीं हो रहा वो सेंड कर दो मेरे को। चलो जी, ये हो गया क्लियर। अरे सबको हुआ ये क्लियर? सिर्फ चलो एक्स्ट्रा एक क्लास। हेलो, हेलो सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं, अभी मैसेज आया सीडीएफ के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस होगा आज। अच्छा चलो ठीक, कितना बजे से है वो? 4 बजे से शुरू होगा। अच्छा चलो एक क्वेश्चन लिखो। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, टाइम है अभी हम लोग पास 2 मिनट, उसके बाद फिर से ज्वाइन करेंगे। अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड at a distance d, a point charge q is placed at a distance d, at a distance d from the center of solid metallic sphere, at a distance d from the center of solid metallic sphere, at a distance of solid metallic sphere of radius r, of radius r, ब्रैकेट में लिखना r is less than d, r is less than d, ये चीज लिखना, r is less than d means d जो पॉइंट है वो, रिपीट कीजिए ना सर। हाँ बोलो, हाँ रिपीट कर रहे हैं। A point charge q is placed at a distance d from the, a point charge q is placed at a distance d from the center of solid metallic sphere, from the center of solid metallic sphere of radius r, यहाँ पे लिख लेना ब्रैकेट में r is less than d, मींस जो d पॉइंट है वो स्फीयर के अंदर नहीं बल्कि स्फीयर के बाहर है, ठीक है। फ्रॉम सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। आगे क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, what is the net electric field at the center of the sphere? सर हाँ जी बोलो, क्या हुआ? सेंटर ऑफ द स्फीयर के बाद हाँ हाँ लिखवा रहे, क्वेश्चन लिखवा रहे, सब लोग आने दो, सब लोग आए नहीं अभी। ठीक। लिखना, what is the electric field at the center due to charge induced on it, what is the electric field at the center, what is the electric field at the center due to charge induced on it, due to charge induced on it। तीसरा लिखना, तीसरा क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द पोटेंशियल at the center, what is the potential at the center due to charge induced on it। दो चीज निकालना है, एक मरतबा इंड्यूस्ड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे, एक बार उसी इंड्यूस्ड चार्ज से पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इट। what is the potential at the center due to charge induced on it। और तीसरा लिखना है, what is the potential of the sphere, what is the potential of the sphere at point P, what is the potential of the sphere at point P। हम डायग्राम बना दे रहे हैं बोर्ड पर, उसके बाद फिर तुम लोग इस चीज को ट्राई करो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे।
हमने तुमको क्या बोला, एक सॉलिड कंडक्टिंग मेटालिक स्फीयर है जिससे r डिस्टेंस पर क्या किया गया है, एक चार्ज को रखा गया है। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और यहां से d डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा गया, d डिस्टेंस पर एक चार्ज को रखा गया और इसका रेडियस कितना है, r है। एक पॉइंट p यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, ये डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। रेडियस कितना है, r दिया है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉइंट चार्ज है, point charge q is placed at a distance d from the center of metallic sphere of radius r. ठीक है, what is the net electric field at the center of the sphere? तुमको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहा है, सेंटर पे पूछ रहा है तो क्या करेंगे बताओ तो। माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर, क्या बोले, माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, माइनस के क्यू बाई डी स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक चीज हम लोग को पढ़ना है, शील्डिंग इफेक्ट अगर पढ़ाया, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे। जैसे कि बाहर वाले चार्ज से, ये मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, बाहर वाले चार्ज का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि अब यहाँ पर अगर ऐसे देखा जाए, अगर मेरा प्लस चार्ज भी है तो सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे पूछ रहे हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो देखो अच्छा, पहले इंड्यूस चार्ज का, सुनो पहले इंड्यूस चार्ज का तुम डायग्राम बना लो। ये प्लस चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से क्या डेवलप होगा इसके नजदीक में, ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसके नजदीक में कुछ माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा इसके सरफेस पर। ठीक है, और चूंकि माइनस चार्ज यहाँ पर डेवलप हुआ, टोटल चार्ज स्फीयर को न्यूट्रल रहना है तो सेम प्लस चार्ज यहाँ पर डेवलप होगा, इक्वल एंड अपोजिट का। ये हो गया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि हमको यहाँ पर फील्ड निकालना है, तो यहाँ पर फील्ड निकालने की वजह अगर हम गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं इस टाइप से गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस के अंदर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, वर्ड क्या लिखा है, वर्ड देखो, वर्ड पढ़ो क्वेश्चन, सॉलिड मेटालिक स्फीयर है। हमने बार बार तुमको ये बोला कि सॉलिड मेटालिक स्फीयर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर पूरा का पूरा कंडक्टिंग मटेरियल से ये फुलफिल होगा। और प्रॉपर्टी ये कहती है कि कभी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सारा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना, ये चीज मेंशन कर दिया है क्वेश्चन में, ये चीज मेंशन किया है, ये क्या है, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। एक ऐसा है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है। तो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब यही हो गया ना क्लियर, कि ये मतलब ये मेटालिक स्फीयर है, मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का, मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का फील्ड नहीं होगा, मटेरियल के अंदर किसी भी तरह का। हेलो, सर का गया सर।
क्या हो रहा है ये? हेलो, हाँ सर। बात समझे? ये क्या क्यों जीरो हुआ? क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो बाहर वाले मतलब इसके अंदर फील्ड आएगा ही नहीं, फील्ड आएगा ही नहीं। ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कितना हो जाएगा? जीरो। दूसरा क्या कह रहा है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन इट? सर स्क्रीन क्लियर नहीं है। देखो यहाँ पे, देखो ये सब एक, ये भी जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये एक बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक मींस इसी क्वेश्चंस पर बेस तुमको दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, तो ये क्वेश्चन तुम लोग को क्लियर होना चाहिए। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन था कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड नहीं प्रेजेंट होता है, तो फील्ड नहीं प्रेजेंट होता है तो ई नेट कितना हो जाएगा? जीरो। और फील्ड नहीं प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने कल जो बताया था ना कि आउटर में अगर ई नॉट फील्ड अगर चल रहा है तो ये ई नॉट फील्ड इस कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? फोर्स लगाता है, और वो फोर्स की वजह कर एक सरफेस पे माइनस चार्ज आ जाता है और एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने की वजह से एक अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर डेवलप हो जाता है, ठीक है। और एक टाइम के बाद ई डैश और ई नॉट दोनों बराबर हो जाता है, और ई नेट मींस ई नेट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। तो वही चीज यहाँ पर अभी है। अभी क्या है ये कि क्योंकि ये सॉलिड कंडक्टिंग मटेरियल है और ये प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? लेस देन 10⁻³ सेकंड, मींस 1 मिली सेकंड से भी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम कम लगता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ई नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड। तुमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन पूछा है कि what is electric field at the center? What is electric field at the center due to this induced charge? ये जो induced charge सरफेस पर डेवलप हुआ है उसकी वजह कर सेंटर पे कितना होगा? E नेट तुमको मालूम है कितना है? जीरो है। E नेट तुमने जीरो कर दिया तो E इंड्यूस्ड बराबर, अरे क्लियर है सबको? E इंड्यूस्ड बराबर कितना हो जाएगा? माइनस ई क्यू। देखो यहाँ पर ई नेट क्यों जीरो हुआ? ई नेट इसलिए जीरो हुआ क्योंकि ये मटेरियल के अंदर है और मटेरियल के अंदर कोई भी फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है।